अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम आगाज़ में सबसे पहले बात करें जो इंतहाई अहम स्टेटमेंट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, जहाँ पर आज वो ये कह रहे हैं कि तमाम वज़रा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, तमाम वजारतों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जहाँ पर वो ये बात फरमा रहे हैं उसके साथ साथ वो अमेरिका का जो निज़ाम है उसका हवाला भी देते हैं कि किस तरह जो बाइडन साहब को 2 से ढाई महीने का वक्त मिला कि वो अपनी टीम बना सकें, उसके बाद वो हुकूमत संभालें। तो यहाँ पर भी जो जमात इक़्तिदार में आए उसको वक्त मिलना चाहिए। उनका ये मानना है कि हम अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे थे और फिर उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि 1.5 साल तक हमें मिनिस्ट्री से एक्चुअल फिगर ही नहीं मिल रहे थे, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। कभी हमें लगता था हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है और कभी ये लगता था कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। 1.5 साल के बाद जाकर उनको सही फिगर्स मिलना शुरू हुए और उनको असल पिक्चर मिली, ये खान साहब फरमा रहे हैं। फिर ये कि मुकम्मल तैयारी नहीं थी, इस बात का भी वो इतराफ़ कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले वो जो अपोजिशन में रहे उनको सही पिक्चर नहीं मिलती रही, गालिबन वो ये बात कहना चाह रहे थे। और फिर ना सिर्फ ये कि जब वो अपोजिशन में थे तो उनको सही अदाद व शुमार का नहीं इल्म था, बल्कि जब वो इक़्तिदार में भी आ गए तो एक अरसे तक उन तक सही चीज़ ही नहीं पहुँचती रही। तो ये तो वो इतराफ़ है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और 2.5 साल के बाद अब वो कह रहे हैं कि ये डिलीवर करने का वक्त है। इसको बड़ा क्रिटिकली दोनों एंगल से देखा जा सकता है कि ये एक तरफ से एतराफ़ है, एक तरफ से देखा जाए तो एक बड़ी अजीब बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। मैं अपनी राय अपने तक रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे इस पर हम राय लें कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। दूसरी जानिब इस वक्त मुसलसल एक बात जो चली आ रही है वो लॉन्ग मार्च की है, वो इस्तीफ़ों की है। आज मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को दे दिए, अब उनका ये मामला है कि वो उसके साथ क्या करते हैं। दूसरी जानिब ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई इस्तीफ़े पीडीएम की जानिब से नहीं आएंगे, तमाम तर मामलात रूटीन के मुताबिक हैं और इसी तरह से चलते रहेंगे। फिर सेनेट के इलेक्शन है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इंतहाई अहम हैं। मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारिक पीरजाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नसीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ अब तक न्यूज़। ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, आप इसको किस तरह से देखेंगे? आप इसको पॉजिटिवली देखेंगे कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि 1.5 साल तक उनको सही आदाद व शुमार नहीं मिलते रहे, वो ये कह रहे हैं कि तैयारी से आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद अब वजारतें अपना काम करें और अब कुछ डिलीवर करने का वक्त है, आवाम को रिलीफ देने का वक्त। इसको आप पॉजिटिवली लेंगे, इसको आप क्रिटिकली देखेंगे, इसको आप नाअहली समझेंगे, किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को लेंगे सर? फर्स्ट टाइम पहले होता था, एक पीपल पार्टी थी, एक पीएमएलएन थी, एक जाती थी, दूसरी आ जाती थी, बारियां लगी हुई थी। और फिर सेकंड ज़ाहिर है कि उन लोगों को एक्सपीरियंस भी था और उनके ब्यूरोक्रेसी में अपने अपने इंटरेस्ट थे। एक पार्टी जाती थी, दूसरी पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स आ जाते थे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को साथ सपोर्ट करते थे। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि थर्ड पार्टी उभरी है, पीटीआई, और वो नई पार्टी आई। और आने के बाद जो दूसरे ब्यूरोक्रेट थे जो कि लेबल हुए थे या पीएमएलएन के साथ या पीपल पार्टी के साथ, उनको बड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में और ये कहने में कि अब मेरे ख्याल में दे हैव टू लुक टुवर्ड द थर्ड पार्टी व्हिच वाज इन पावर, जिसकी वजह से ये 1 साल उनको बड़ा टाइम लगा और बहुत हर्डल क्रिएट हुई। एक्चुअली इमरान खान को जो नारा था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, मुल्क से ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, अब ये कस्टम में जो चोरी होती है वो ख़त्म करेंगे, तो जिसकी वजह से पूरा माफिया इनके खिलाफ हो गया। इट इंक्लूडेड ब्यूरोक्रेसी, इंक्लूडेड आपके कस्टम के अंदर, इंक्लूडेड योर बिजनेस कम्युनिटी एंड इट कंप्लीटेड ऑल पॉलिटिशियन। सब ने मिल के पूरी कोशिश की कि इनको इदाद शुमार ना दिए जाएं, इनको फेल किया जाए और ये हुकूमत ना चला सके, जो कि आज तक यही कोशिश चल रही है। बट आई थिंक नाउ गवर्नमेंट को भी समझ आ गई। फिर उसके बाद इमरान खान को इतना पता नहीं था कि बाहर बैठ के कुछ जो बातें आप कर रहे हैं वो जब हुकूमत में आएंगे तो वह नहीं कर सकते। मिसाल पेट्रोल की प्राइस है। ब्रिगेड साहब, देयर इज अनदर एंगल टू इट। इसको देखने का एक और जाविया भी है, वो मैं और आप हम दोनों जानते हैं, हमें याद है कि इनके वज़रा जो वज़ीर बनते साथ ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देना शुरू की, घर भेजने की बातें की। फिर मुल्क में एक एहतसाब का जो मामला चल रहा था जिसमें शफाफियत एक बड़ा सवाल था, तो बहुत सारे अहम मामलात रुक गए, बहुत सारे अहम चीज़ें दस्तखत उन पर नहीं हो रहे थे, फाइल्स आगे नहीं चल रही थी। ये फ़िज़ा इनकी खुद की कायम की हुई थी।
एक ये भी एंगल है इस सारे मामले को देखने का, ये वजह है कि इनको सपोर्ट नहीं मिल। अगर आप आते साथ आपको 4 दिन हुए हैं वजीर बने हुए और आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी घर जाएगी और हम घर भेज देंगे, फारिग कर देंगे इनको, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए, काम नहीं किया, तो ये तो आपका अपना रवैया भी है ना कि आप किस हद तक चलना चाहते थे ब्यूरोक्रेसी के साथ और इन इदारों के साथ, या आप खुद ही पहले दिन से कन्फ्रंटेशन में थे? देखें, वोट बैंक को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये बातें की थी, बट व्हेन दे आर टेकन ओवर, उसके बाद इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने एहतसाब करना है, आपने करप्शन के खिलाफ जहाद करने हैं, बिल्कुल करें, बट यू डोंट हैव टू क्रिएट ह्यूमन राइट एंड क्रिएट हरासमेंट। आप बिल्कुल करते हैं, आप जो तरीका होता है कि आप एक्शन करें, नैब ने जो एक्शन करना वो करें और अपना काम शुरू करने बजाय किसी किरदार कशी करें, आप उनके केसेस बनाएं, उनको डील करने दें, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, रेफरेंस फाइल हो जाएंगे। बट जब आप हर वक्त ये कहेंगे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पर्टिकुलरली when you are in power, your ministers have to be show more mature behavior। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी बिल्कुल जो करना है आप करें, लेकिन दे डोंट नीड टू यूज सच लैंग्वेज जिससे आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा हो जाए। और एक्चुअली ये वजह हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। फिर बदकिस्मती ये भी रही कि पहले मुआशी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर कोविड की सेकेंड लेयर आ गई, ऊपर से ऑपोजिशन ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है बिकॉज दे हैव बीन राइटली सेड। ब्रिगेड साहब पॉइंट आ गया, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तारिक पीरजादा साहब की जानिब बढ़ूंगा। पीरजादा साहब, ये बात कि ये इनको समझ नहीं थी, ये बात कि ये सीख रहे थे, ये बात कि ये मसला था, ये वो मसला था, ये मौजूदा जमात सीख रही थी, इनके सीखने के चक्कर में मैं और आम आदमी क्यों सफ़र करें कि सिर्फ इसलिए कि ये सीख रहे हैं? देखिए अरसलान, बात ये है, मैं थोड़ी सी इस बात पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा कि जिस निज़ाम को आप इस मुल्क में फ़रोग़ देने की और उसकी बुनियादें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम जमहूरियत है। उसके अंदर नई पार्टियां या नए लोग इक़्तिदार में आने का एक अमल होता है जो कि मुसलसल जारी रहता है। और अगर आप इसमें गुंजाइश नहीं रखेंगे नए लोगों के लिए कि वो आए, बात हुकूमत के मामलात को समझें, रियासत के मामलात को चलाने की बसीरत हासिल करें और फिर उसको अगले 5 साल में इस्तेमाल करें, तो 1 साल 6 महीने या 1.5 साल को ऐसी मुद्दत नहीं है कि जिसके मुतालिक आप ये करें कि जनाब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। करने को तो बहुत से काम किए इन्होंने। जो सबसे बड़ा इनका करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला था, लोगों ने तो उसको मजाक में उड़ा दिया। इस वक्त आपकी रियासत जो है भिखारियों की तरह पैसे मांग रही होती है अगर वो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हल ना करते, जारी खातों का खसारा। ये बात चूंकि आम फहम मुकालमे की है नहीं, लोग इसको समझते नहीं है, तो चुनाचे आप गाली देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। आपसे मुराद जो उनके नकाद है। एक बात। दूसरी ये है कि इमरान खान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा मसला जो मेरे नजदीक रहा है और अभी भी है, वो ये है कि जिन लोगों को शुरू में वजारतें दी गई उनमें से बात से तवक्को तो ये थी कि वो को मौजज़ा कर दिखाएंगे, जैसे असद उमर। वक्त ने साबित किया कि असद उमर, और मेरी अपनी राय उनके मुतालिक गलत साबित हुई, कि वो शायद चूंकि मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर चुके हैं, हुकूमत पाकिस्तान के निज़ाम को समझते हैं, तो शायद वो बहुत सी जो बहुत इनकलाबी तब्दीलियां करेंगे मुल्क के मालियाती निज़ाम में। और सब ने कहा कि वजीर ख़जाना तो वही होंगे, लेकिन ये भी बात दुरुस्त साबित हुई है कि वो उस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं थे। और उन्होंने, आपने वजीर आज़म का अगर जिक्र किया तो खुद असद ने बयान में कहा है, अपने ताज़ा तरीन एक आध महीने पुराने बयान में, कि हफीज शेख मुझसे बेहतर वजीर ख़जाना है। तो और दूसरे फिर उनके इस्तीफे ने इस मुल्क सबसे बड़ा नुकसान जो तासुर का हुआ इस हुकूमत के काम मुश्किल में होने का, और वो ये हुआ कि असद उमर ने जनाब बगैर किसी आओ देखा न ताओ और आपने इस्तीफा दे दिया, और हुकूमत के कमज़ोर होने का, अंदरूनी खलफशार उसमें होने का तासुर गया। उसके बाद फिर और मसले चलते रहे। इतनी देर में 1 साल गुजरा और हमने देखा कि कोरोना का जो आलमगीर हमला है उसने पाकिस्तान को बेबस करके रख दिया। तो इमरान का एक हद तक उनके वज़रा बिल्कुल अहलियत से खाली थे या काम नहीं कर सके। उनमें 3 लोगों के नाम मैं ले देता हूं। असद उमर एक, आमिर कियानी सेहत का शोबा दिया गया, इतना बड़ा सानिया था, एक आम आदमी को
जो कि यहाँ से MNA हुआ उसे इतना पेचीदा और प्रोफेशनल शोभा दे दिया जाए, उसके लिए असल में किसी मुशीर की जरूरत थी और या डॉक्टर यास्मीन की जरूरत थी, लेकिन खुद डॉक्टर यास्मीन ने भी कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तो एक दूसरे गुलाम सरवर खान साहब, आपने इनको दे दी यार, बात तो करें। देखिए गुलाम साहब आपका पॉइंट आ गया सर, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, मैं ब्रेक से वापस आकर नसीब सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो सर आप हुकूमत बनाएं, फिर उसके बाद आप बहुत सारे लोग जो इलेक्टेड नहीं हैं उनको अपने साथ रखें, फिर आप उनको वज़ीर के बराबर का ओहदा दें, फिर अब तो वेट करा के आपने बाकायदा वफाकी वज़ीर के बराबर कर दिया बहुत सारे अपने मुशीर जो थे उनको। ये सारी चीज़ें आप करें, टीम में आप मुसलसल तब्दीलियाँ करें, परफॉर्मेंस आप फिर ना दे पाएँ, और आज आप कह रहे हो कि 2 से ढाई महीने मिलने चाहिए, या आप ये कह रहे हो कि सही फिगर्स हम तक नहीं पहुंच रहे थे, जबकि अगर आप इम्पोर्टेंस देते पार्लियामान को और पार्लियामानी कमेटीज़ को, बहुत सारे फिगर्स और चीज़ें आपके पास होती, आपके इल्म में होती, लेकिन नहीं देते रहे तवज्जो, लिहाजा आज कह रहे हैं 1.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद भी हमें सही फिगर्स नहीं मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अरसलान। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। अगर आप अमेरिका की तरफ देखते हैं जो कि दुनिया की सुपर पावर है, और वहाँ पे आपने देखा कि हमेशा नवंबर में इलेक्शंस होते हैं और 20 जनवरी को टेकिंग ओवर प्रेसिडेंट्स की होती है, तो बीच में जो है वो प्रेसिडेंट को टाइम भी दिया जाता है और उनको ब्रीफिंग्स भी दी जाती हैं। अगर आप यूके में देख लें तो यूके में हमेशा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें वो जो अपोजिशन होती है वो अपनी शेडो कैबिनेट बना के रखती है। जी बिल्कुल, ताकि उसकी वजह से उनको प्रैक्टिस रहती है चीज़ों की। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ये मगरबी ममालिक है, ये अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पे आप किसी भी डिपार्टमेंट की अगर वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे तमाम आपको आदाद शुमार मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, हमारे इस खत्ते में बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है। जिस तरह करप्ट गवर्नमेंट्स गुजरी हैं माजी की, जितनी बड़ी उन्होंने गड़बड़ें करी हैं, इस वक्त केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस प्रूव हो चुके हैं, वहाँ पे लाजिम बात है बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। पहले पीपल्स पार्टी की बारी आती थी, फिर नून लीग की बारी आती थी। इनका तजुर्बा तो बहुत, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हकायक हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, वेबसाइट्स पे नहीं है, इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो नहीं मिल, ये आप यूर अवेयर ऑफ इट, मैं जानता हूँ ये बात। अब यही निज़ाम था जिसमें वादे किए गए थे, अब आकर क्यों ये कहा जा रहा है कि निज़ाम कुछ और होना चाहिए था तो हम बेहतर डिलीवर करते। आपको पता था, आपको इन इदारों का पता था, आपको बाकी चीज़ों का पता था, आपको पता था आदाद शुमार उस तरह से नहीं मिलते, और फिर आपने सब्ज़ बाग दिखाए थे कौम को कि आपने बहुत कुछ डिलीवर करना है। ये बात आपकी अरसलान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पास पेशावर गवर्नमेंट मौजूद थी, KPK में इनके पास गवर्नमेंट थी, इनको अंदाज़ा होना चाहिए था। तो इन्होंने आवाम से जो भी वादे किए, इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, और जो अपोजिशन के तौर पे ये काम कर रहे थे तो ये इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हुकूमत में जाके क्या देखने को मिलेगा। लेकिन जब हुकूमत इनको आई, मिली, और डिपार्टमेंट्स के अंदर जो गड़बड़ें थी वो पता चली, तो उससे अंदाज़ा होते होते इतना टाइम लग गया। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि इतना टाइम इनको लग गया, टाइम हमेशा मिलना चाहिए। आज आप देखें कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई हुई है, पहले 2 T20 वो हार गई और आज का मैच वो जीत गई है, तो डेफिनेटली उनको वहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। उन्होंने देखा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हमारी कोताहियाँ थी, उसको दुरुस्त करने का उनको मौका मिला। तो प्राइम मिनिस्टर आज जिस तरह आप देखें कि जुल्फी बुखारी साहब ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने EOBI और WWF के बारे में बताया। तो बात है कि बात को समझते समझते टाइम लगता है। किसी भी जगह पे कोई भी अगर नई जॉब पे आएगा तो वहाँ पे बैरून मुल्क आप देखेंगे अगर किसी को भी अपॉइंट करते हैं तो पहले वो उसको ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है। हमारे मुल्क में सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे के सीट के ऊपर बिठा दिया जाता है, और पिछला वाला ब्रीफिंग दे या ना दे, आपको सारी चीज़ें खुद से फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। तो मैं काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ब्रीफिंग देनी चाहिए, ताकि टेकिंग एंड हैंडिंग ओवर में जो है वो एक दूसरे की समझ बूझ के साथ आगे चल सके। लेकिन एक चीज़ पे मामला डाल दें,
कि जो लोग तो जानते थे, चाहे उन्होंने जिस तरह की भी इकॉनमी छोड़ी थी, उन्होंने ऑफ़र दी थी इन द बिगनिंग, चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी, कहा था इस पर सारे साथ चलते हैं, तो एक मौका तो था, अगर वहाँ पर एक फॉर्मल तरीका नहीं है कि कोई ब्रीफ कर सके, लेकिन वो लोग जो पहले इक़्तिदार में रह चुके थे, संभाल चुके थे, और फिर हफीज़ शेख साहब किससे भूले हुए हैं, कौन नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें भी तो थी, किसी चीज़ पर इन्होंने भी तो कान नहीं सर धरा। हफीज़ शेख से देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुश्ताक अहमद जैसे बेहतरीन कप्तान आए, आसिफ इकबाल कप्तान आए, उनके अंडर ज़हीर अब्बास खेले, माजिद खान खेले, मियांदाद खेले, लेकिन उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। जब इमरान खान आए और उन्हीं की अंडर वही खिलाड़ी रमीज़ राजा, मियांदाद, ये लोग मौजूद थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। कहने का मकसद ये है कि जब लीडरशिप आती है उसके साथ काम करना डिफरेंट होता। अब हफीज़ शेख एक बहुत ही मंझे हुए इकोनॉमिस्ट है। जब उन्होंने जरदारी के साथ काम किया तो जरदारी साहब के मंतक के हिसाब से उन्होंने काम किया। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ करें तो डेफिनेटली इनका जो मंशूर है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बात यह कि अपोजिशन में इंटरेस्टिंग कि वो अब इनके मंशूर के साथ करेंगे या जरदारी साहब के मंशूर के साथ कर रहे थे, या तब भी IMF के लिए कर रहे थे और आज भी IMF के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये एक दिलचस्प बात है। सेकंड से जी प्लीज। आपने जो कहा कि अपना चार्टर ऑफ, इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी या ये जो इकॉनमी है ये कर लिया जाए, लेकिन ये वो लोग कह रहे थे जो कि खुद करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं। तो वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो करप्शन का नारा लगा के हुकूमत में आए हैं, तो उन लोगों के साथ बैठ के तो चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे ना, जो कि खुद करप्शन के चार्जेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। राइटली सेड। मैं ब्रिगेड साहब, ये तो हो गई सारी बातें और पॉजिटिव बातें, अच्छी बात है। मैं एक चीज़ जो चले नई फिगर्स का पता था आने के बाद लोगों ने नहीं चलने दिया, ब्यूरोक्रेसी का साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये सारी बातें अपनी जगह पे और बिल्कुल दुरुस्त भी होंगी। कुछ चीज़ें जो सवाल होना चाहिए, जो आपको अब तक कर लेनी चाहिए थी, इस गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए थी। आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, इस पर तो आप बहुत ज़ोर देते थे। पंजाब पुलिस को तो आपने बिल्कुल बेहतर बनाना था। दुरानी साहब को आपने पंजाब में कहाँ गए वो कोई नहीं जानता, बड़े आपके लिए वो बहुत अच्छे थे, सारा मामला था। फिर वजारतें किस तरह से आप तब्दील करते हैं, किसको कौन सी वजारत देते हैं, ये सवाल है। बहुत सारे और मामलात में आपने जो रिफॉर्म्स करनी थी, आपके जिक्र ही नहीं आता इमरान खान साहब की ज़ुबान पर। BRT पेशावर का नहीं जिक्र आता, बहुत सारे और चीज़ों का नाम ही नहीं लेते वो, जैसे वो लाइल में कि ऐसी कोई बात भी है। ये सर चीज़ें, इनमें कौन रोकता है? कौन सी ब्यूरोक्रेसी रोकती है? कौन सा निज़ाम रोकता है? कौन सी ब्रीफिंग रोकती है? कौन सी तैयारी रोकती है कि आप बुनियादी इस्लाहात जो आपके वादे थे, जिन पर हम सब साथ थे खान साहब, आप वो इस्लाहात और वो चीज़ें भी ना करें, आप इदारों को बेहतर बनाने की तरफ भी ना लेके जाएं? देखिए अरसलान, होता यह है कि गुड पार्ट ऑफ गवर्नेंस इज कि जब आप गवर्नमेंट टेक ओवर करते हैं तो आप तमाम मिनिस्ट्री अपनी अपनी दायरा कार में काम करती हैं और हर एक का मैंडेट होता है। उस वक्त अगर मेरे ख्याल में क्योंकि आते ही एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, फिर मैंने MPA को टिकट देते हुए ये सोचा कि कल को ये जब हमारे मिनिस्टर्स बनेंगे प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे, तो ये क्या डिलीवर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको फिर एडवाइज़र तो स्पेशल असिस्टेंट वो काफ़ी लेने पड़ गए। इशू ये है कि जब आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी थी ना मैनिफेस्टो की, वो करप्शन पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा बॉकडाउन भी हो गए। FBR को हम ठीक नहीं कर सके, FBR में उसी तरह करप्शन चल रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि जब आपने जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म, गवर्नमेंट कारकर्दगी ये चीज़ों में दिखा सकती थी। अगर कल इलेक्शन होते हैं, आज देखें, आई वुड से इनके पास एग्जैक्ट सही टाइम जो दिसंबर 2021 है, जब उस वक्त जाके आप ये कहेंगे देखें जी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये चेंजेस कर दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने का सिस्टम बदल दिया, चेयरमैन नैब को सिस्टम को चेंज करने का सिस्टम बदल दिया, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने सोचा रेफरेंडम करा लिया, उसमें हमने सोचा कि ये बेहतर है क्योंकि उसमें यू हैव वाइड चॉइस ऑफ मिनिस्टर, पूरे 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम में से आप मिनिस्टर ले लेते हैं, वो हम कर सकते हैं। जुडिशरी को फोर्स करते हैं कि आपने जो पुराना जब 70 साल से चल रहे हैं, आप हर बात में फेडरल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पावर आपने टेक ओवर क्यों ही है। लेकिन आपके अपने इनवर्ड अपनी इन हाउस देखें तो ना आपने जिला कचहरी, सिविल कोर्ट्स, बेचारे वो गरीब लोग आते हैं, कहाँ चल के आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। एक बाप का केस होता है, जाके पोते के टाइम पे रिजल्ट तक क्या हमने किया, पुलिस रिफॉर्म हमने क्यों नहीं की, मदरसा रिफॉर्म भी जरूरत करने की थी। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है।
गवर्नमेंट वो होती है, गवर्नेंस वो होती है कि हर एक अपने अपने दायराकार में रहकर अपनी परफॉर्मेंस दे और डिलीवर करे। तो दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई है। अभी भी टाइम है, आई स्टिल फील कि इस वक्त जो अपोजिशन कर रही है, आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, नेशनल डायलॉग की, आप कहेंगे ओके जी हमने अपनी टीम बना दी है, ये हमारे मेंबर्स हैं, दोज हु हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर आप गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को बैकफुट पर डालते हैं जी देखें इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, हम तो तैयार बैठे हैं, हम डायलॉग करना चाहिए, हर इशू पे बात करेंगे। इवन यू गो एंड टॉक ऑन एनआरओ, जो कहते हैं करप्शन की बात तो करें, डोंट एग्री, ताकि एक दफ़ा उनको लाइन को प्रोसेस को डिले करें, उनको बयानियों को कमज़ोर कर दें। ये चीज़ें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं आई थिंक। बट एक बात है, आई स्टिल फील इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर वी कुड एवर हैड, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज होते हैं, बट अगर वो इन चीज़ों को हम ठीक कर लें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ही कैन डिलीवर, ही हैज़ ऑल द डिज़ायर टू डिलीवर, द ओनली थिंग इज़ ही हैव टू लुक इनवर्ड, अपनी मिनिस्ट्रीज को दें, टास्किंग करें, और जून नंबर 1 टारगेट मईशत ठीक करने के लिए, दिसंबर 2021 इज अ टारगेट जब आप कहेंगे नाउ वी हैव डन इट एंड वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, तब आपकी बात बनेगी कि आप और अपना कॉन्फिडेंस लॉस रीगेन कॉन्फिडेंस करें, खत्म हो गया, और वो है कि उनको महंगाई राइट पॉइंट आ गया आपका। मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तारिक पिरजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त अब जो एक तरफ जो इजलास हुआ है कल के दिन में, और फिर तफसीलात कल से ही आ रही थी, अब हतमी तौर पर बात यह है कि इमरान खान साहब ने फरमाया कि जो तरमीम नैब के एक्ट में कानून में तजवीज़ की हैं अपोजिशन ने, उनको अवाम के साथ शेयर करें और ये बताएं कि UNRO मांगा गया था, क्योंकि खान साहब ये बात मुसलसल करते आ रहे हैं कि मैं अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। अपोजिशन कहती है हम लानत भेजते हैं NRO पे, वो ये कहते हैं मांग कौन रहा है NRO, वो ये कहते हैं कि आप दे भी नहीं सकते NRO। तो वो ये सारा मामला एक तवील अरसे से चलने के बाद आज ये पता चल रहा है कि जो नैब कानून में तरमीम तजवीज़ की गई थी उनको दरअसल NRO देना मौजूदा हुकूमत कह रही थी कि सद तक जस्टिफाइबल है आपकी नज़र? बिल्कुल 100% जस्टिफाइबल है। जब आप ये कहेंगे कि नहीं, देखें इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, छपा हुआ बयान है खाकान अब्बासी का, जिसको मरी के लोगों ने निकाल दिया था, उसका बयान है कि नैब को खत्म कर दिया जाए, छपा हुआ टेलीविजन के ऊपर दिया हुआ बयान है। तो ये लोग जब मुज़ाकरात के लिए बैठे होंगे और इन्होंने 34 जो मुतालबात पेश किए होंगे जैसे कि हुकूमत कह रही है, तो मुझे पूरा यकीन है इनके बदकिरदार, मालियाती तौर पर बदकिरदार माजी को देखकर, जरदारी की माजी को देखकर, नवाज शरीफ के माजी को देखकर, कि इन्होंने यही मुतालबे किए होंगे और क्या करना था, और वो भी फैटिफ के ऊपर के पस मंजर में ब्लैकमेलिंग करनी, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। अगला नुक्ता, मुझे जरा जल्दी जल्दी बात कहने दीजिए। देखिए याद रखें, आपने जो गुफ्तगू अब तक की है ना अपने दो इब्तदाइयों में इस प्रोग्राम के दौरान, उससे तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान की हुकूमत बुनियादी तौर पर तो अभी तक नाकाम ही है और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तासुर नहीं है, ये आदाद शुमार और तमाम तर चीजें ये बात बता रही हैं। आपने ये तासुर किया ना, लेकिन मुझे बात तो करने देना, आपने कर ली तो मुझे तो करने देना, तो मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि आपने ये तासुर दिया। ये बात बुनियादी तौर पर गलत है जो आप कह रहे हैं। मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि मैंने ये तासुर दिया, मैं तो जो फैक्ट्स हैं उनको और फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा ना। अगर मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये चीजें बता रहे हैं तो मैं सर फिर क्या कहूँ? मैंने तो वही बताना है ना, मैं तो कोई तासुर यहाँ पर नहीं कायम करूंगा ना। जी मेरे जवाब का हक तो मैं जी सर। देखिए अगली बात ये है कि जो मोटी मोटे मसाइल हैं, 2.5 साल हुए हैं ना, यही बात है सारी की सारी। 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने कभी को मौजज़ा नहीं दिखाया है, और ना इस हमारे मुल्क में मौजज़ात हो सकते हैं। उसके बाद पूरा 1 साल जो है, पूरा 1 साल नवंबर के आखिर से लेके अब तक वो कोरोना का शिकार है। दुनिया के अंदर बरामदात, मसलन मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम अपनी बरामदी सलाहियत को दुगना कर लें, $12 अरब
डॉलर के टेक्सटाइल को 24 अरब डॉलर की पैदावार में तब्दील कर दें, तो उसको बेचने के लिए दुनिया में मार्केट इस वक्त नहीं है। दुनिया की तिजारत तकरीबन रुकी हुई है। ये बातें समझने की है। मैं आपको देनदारी से कहता हूं, पूरा तजिया करते हुए, कि अगर इमरान खान की मौजूदा हुकूमत, उसकी खराबियों का मैंने शुरू में जिक्र कर दिया है, मैं तो एक आजाद तजियाकार हूं, लेकिन अगर मौजूदा सतह पर भी किसी तरह ये मुल्क को चलाते रहे अगले 1 से 1.5 साल, जब तक कि ये कोरोना का मसला किसी तरह कम नहीं होता और दुनिया में बैनुल-अक़वामी मुसाफरत, तिजारत और दूसरे मामलात मुतहर्रिक नहीं होते, मैं उसे मौजूदा समझूंगा कि अगर ये मौजूदा सतह पर भी मुल्क को चला सकें। आप मामले की संगीनियत को हम नहीं देख रहे हैं। नहीं फिरजाद साहब, ये ऑप्टिमिज्म चाहिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को, इसकी कमी नहीं ऑप्टिमिज्म नहीं कर रहा हूं, वो बड़ी गुमराहकुन इस्तिलाह है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने ये देखना है कि मौजूदा हालात में, जबकि दुनिया के अंदर तबाही फैल रही है एक बीमारी के नतीजे में, तिजारत रुक चुकी है, सफर रुक चुका है, बैनुल-अक़वामी राब्ते खत्म हो गए हैं, तो एक मुल्क अपने अंदर कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है अगर बहुत ही मौजूदाती किस्म की तब्दीली भी आए, क्योंकि बिलाखिर हमारी तरक्की का ताल्लुक तो बैरूनी दुनिया से ही है ना। हम अपनी जरूरतें तो यहां से पूरी कर सकते हैं, लेकिन मजीद तरक्की के लिए हम आगे नहीं जा सकते। एक फिक्रा मैं जरा उसके मुतालिक कह दूं, उन एक दो वजीरों के मुतालिक, मैं, ताकि आपकी जो तनकीद की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए यहाँ, और मैं मुत्तफिक हूं उस हद तक आपसे। देखिए गुलाम, मैं सर अभी फैक्ट्स के साथ अपनी तनकीद को प्रूव करूंगा, आप अपनी बात जल्दी से मुकम्मल कर लें, वक्त कम है, मैंने इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक एक फिक्रे में आप वक्त ज्यादा ले जाते हैं फिरजाद साहब। गुलाम सरवर को इन्होंने पेट्रोलियम से निकालकर एविएशन में डाल दिया उठाकर, यार तबाही मच गई हो एक बार फिर। तो आप इतने टेक्निकल महकमे किसी इस तरह नहीं बांट सकते। यही वजह है कि आपको मुशीरों की बाज़ वक्त जरूरत होती है, जबकि आपके पास अहल लोगों की कमी हो। तो हुकूमत की नाअहलियत, इमरान की नाअहलियत का मसला नहीं है, देखना तो यह है इसी जमीन से लोगों को निकाल कर उसने काम लेना है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में खासा बहरान है सलाहियत का। आपका पॉइंट आ गया सर। सबसे पहले मैं जो बातें आपने कही, एक तो ये सर कतन तासुर देने की कोशिश नहीं है, और दुआ गो हैं हम, और उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत, इमरान खान साहब ये डिलीवर करें। ये हमारे पास, हम एक बंद गली में, हमारे पास उम्मीद नहीं है। एक तो सबसे पहले हमारे पास कोई और लीडरशिप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, जो 2011 में बड़े तवील अरसे के बाद एक नया ऑप्शन उभरा था। लेकिन सर कुछ फैक्ट्स हैं, सिद्दीकी साहब आपके सामने रखूँगा। सर गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं आप, आटे का बहरान पैदा होता है, फिर आप इम्पोर्ट करते हैं। चीनी 61 रुपये से 102 जाती है, आप वापस 81 पे लाकर तारीफ़ों की ट्वीट करते हैं। आप गैस ताख़ीर से ख़रीदते हैं और पहले से ऐलान कर देते हैं कि सर्दियों में गैस नहीं होगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज बिजली है। मैं नहीं जानता कि आगे गर्मियों में शायद बिजली नहीं होनी, वो अभी से पक्का कर रहे हैं। मैं इसके बाद सर क्या तासुर क्या लूँ, या मैं क्या कहूँ, कामयाबी है नाकामी है, ये तासुर मैं दूँगा, ये तासुर आप पब्लिक पल्स जाने, महंगाई जाने, आवाम के पास जाएं, उनको उसके मसले पूछ लें। सब दूध का दूध पानी का पानी, जो किसी को तासुर देने की जरूरत नहीं। आपकी बात अरसलान 100% दुरुस्त है कि जो आवाम है ना, वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, उन्हें बड़ी चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आप ये बात ना भूलें कि इस मुल्क के अंदर हर तरफ माफिया फैला हुआ है। वो आप चीनी का माफिया ले लें, आटे का माफिया ले लें, पेट्रोल का माफिया ले लें। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की नीयत की बात है, उस पर किसी को भी शक नहीं है। आपने देखा है कि वो ईमानदार आदमी है, वो अपने कोई नेपोटिज्म नहीं करता। क्रिकेट की मिसालें दी ना, अब 92 वर्ल्ड कप की मिसाल लीजिए, हर किसी का एक किरदार था, कप्तान के साथ 10 खिलाड़ी और भी होते हैं, 2-3 बैटिंग में परफॉर्म करेंगे, 2-3 बॉलिंग में करेंगे, आप मैच जीतेंगे। अब अकेला कप्तान और ईमानदार कप्तान और भरपूर सलाहियत रखने वाला कप्तान, लेकिन उसके पास 10 खिलाड़ी तो कम से कम हो, वो 10 में भी शफलिंग है, 10 नहीं, उनके भी जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो बहुत सारे, अगर आप मुराद सईद को ले लेते हैं, आप देखें कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस और उन्होंने NHA को जो है वो कितना बजट वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, उनकी जो कलेक्शन है इंक्रीज़ हो गई है, और वो बेहतरीन अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं। इस तरह और जुल्फी बुखारी का अगर आप देख लें कि ओवरसीज़ से जो रेमिटेंसेज आ रही हैं या और मामला है, ब्रिटिश एयरवेज़ आई है, वर्जिन अटलांटिक आई है, तो ये बात नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रहे। ये
क्रिकेट वाली बात नहीं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं और यहाँ पे एक बहुत 22 करोड़ के आवाम का मुल्क है और हमें अंदरूनी ख़तरात भी हैं, बैरूनी ख़तरात भी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, आपने जैसे आटे की बात की, आटा आपको पता है कि पंजाब से स्मगल होके सिंध चला गया, सिंध में डंप कर लिया गया, सिंध में आप दूसरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, अपोजिशन बैठी हुई है। इसी तरह चीनी की आप मिलें जितनी देख लें, अगर मुल्क में 80 मिलें हैं तो उसमें से 70 के करीब मिले जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास है। तो वो माफियाज एक काम कर रहे हैं, इन माफियाज के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अपना आप सिगरेट की फैक्ट्री ले लें, आप सीमेंट की फैक्ट्रीज ले लें, वहाँ से वो रेवेन्यू नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। स्मगलिंग की वजह से इस मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो जितने भी माफियाज हैं उनसे लड़ने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन आपने देखा कि वक्त के साथ साथ अब आटे का भी बहरान कम हो गया है, चीनी की कीमत भी वापस आ गई है। तो ये एक जो है वो गेम चलती रहेगी, कभी अप एंड कभी डाउन, लेकिन कोशिशें जो है वो हुकूमत की तरफ से पूरी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से पूरी हो रही है। मैंने आपको अपनी लाइफ में जितनी मैंने कवरेज की है सहाफ़त में, मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जो सिर्फ काम करता है, उसके अलावा मैंने उसको हॉलीडेज़ पे जाते नहीं देखा, कोई गैर मुल्की दौरे नहीं कर रहा होता। सुबह आके 9 बजे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं और हर तरह के लोगों के साथ उनकी डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो सफारतकार हो, वो बिजनेसमैन हो, वो असेंबली के मेंबर्स हो, वो हर तरफ कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बेहतरी लाई जाए। तो जब उनकी ये सोच है, इन्नमल अमालु बिन्नियाती, हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है, जब उनकी नीयत सही है तो हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाएगा। वेल, विद दिस वेरी पॉजिटिव नोट मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। पूरी उम्मीद ज़रूर है, दुआ गो भी हैं हम, सबसे बढ़कर हम दुआ भी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान फले फूलेगा, तरक्की करेगा, आवाम को कुछ समरात मिलेंगे तो इसी में सबकी बेहतरी है। और अगर कोई तनकीद होती भी है तो वो इसीलिए होती है, इस्लाह के लिए होती है, या उसका मकसद ये होता है कि ये हुकूमत डिलीवर करे। मैंने जिस तरह पहले बात की, हम लोग इस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं हमारे पास, हम ऑप्शनलेस हैं। ये बड़ी उम्मीद थी इस जमात से और मौजूदा वज़ीर आज़म से। अगर यहाँ पर भी मायूसी अवाम में फैलती चली गई तो फिर शायद हम बहुत बनगली में दाखिल हो जाएंगे। बहुत सारी और चीज़ें हैं इसमें, जब हम बात करते हैं वक्त की कमी के बायस हम अपोजिशन की बात नहीं कर पाए, लेकिन एक वक्त आ चुका है कि अब जो ठीक लोग हैं साथ लेकर, सबको साथ लेकर चला जाए, मुल्क को मसाइल से निकाला जाए। और ये जो एक अनसर्टनिटी है मुल्क में मुसलसल प्रिवेल कर रही पिछले 4 साल से, जो इंतखाबात के नतीजे में भी स्टेबिलिटी नहीं आई, उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।